स्वागत है आपका रियाज सर क्लास में। चलिए आज हम देखने वाले हैं दिसंबर माह का असाइनमेंट सत्र 2021-22। प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। क्योंकि प्रश्न में नाम आया है किसका, बेलन का, तो चलिए हम देखते हैं बेलन क्या होता है। तो बेलन के किसी भी बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। 2 पृष्ठ होता है वृत्ताकार, जैसे देखिए ऊपर में एक वृत्ताकार, ठीक है, एक नीचे में वृत्ताकार, ठीक है, तो ये 2 हो गया वृत्ताकार। और ये एक जो दूसरा हिस्सा बच गया है, ठीक है, जैसे पाइप देखे होंगे, ठीक, तो वैसे जो दूसरा हिस्सा बच गया है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ये देखिए नीचे वाले क्षेत्र में ये ऊपर वृत्त नीचे वृत्त, ठीक है, आपका 2 वृत्त हो गया। और ये जो आपका जो हिस्सा बचा हुआ है ये कहलाएगा उसका वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? वक्र पृष्ठ। तो चलिए जैसे प्रश्न दिया गया है वैसे हल करेंगे। तो यहाँ नाम आया है लंबवृत्तीय बेलन। कौन सा? लंबवृत्तीय बेलन। तो ऐसा बेलन, ठीक है, ऐसा बेलन जिनके दोनों वृत्त, ठीक है, दोनों वृत्त एक के ऊपर एक हो, एक के ऊपर एक हो, ठीक है आपका। और ये जो अक्ष है, ऊपर वृत्त का बिंदु और नीचे वृत्त का जो बिंदु, ठीक है, ये जो अक्ष है वो इस आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाना चाहिए, ठीक है, तब इसको बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन। चलिए प्रश्न में आ जाते हैं। तो दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार की परिधि दिया गया है 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है h 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r मानेंगे और ऊंचाई को h मानेंगे, ठीक है। तो परिधि दिया गया है 44 और ये वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो देखिए जैसे आपका वृत्ताकार हिस्सा नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये बेलन का आधार है, ठीक है, पेंदी, ठीक है। तो जैसे आपका हम परिधि देखेंगे तो ये एक जगह से, जैसे यहाँ देखिए बिंदु ए से, तो बिंदु ए से ये घूम करके फिर ए पर आकर क्या होगा, ये ठहरेगा। तो इसके द्वारा जैसे एक चक्कर लगाते हैं वैसे यहाँ इस बिंदु ए से जितना भी दूरी तय करेंगे, जो दूरी प्राप्त होगा वो कहलाएगा परिधि, ठीक है, उसी को परिमाप भी बोलते हैं। तो परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि का 2πr, दिया गया है 44, 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, आर का आर। अब ये जो आर है वो त्रिज्या है, उस त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखा है 2 × 22, तो 22 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 44, और ये 7 का 7। हमारा टारगेट है आर का मान ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए 7 का क्या हो रहा है, यहाँ नीचे में भाग, 7 का भाग हो रहा है, तो पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, गुणा। या एक काम ऐसे करिए, 44/7 का 44/7 पूरे का क्या हो रहा है, गुणा। तो जब हम r का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ गुणा हो रहा है इसका, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 44 वाले देखिए पहले भी यहाँ 44 है ना, तो 44 का 44 और इस भाग वाली संख्या को हल करने के लिए गुणा का चिन्ह और बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब पलटी करेंगे। तो 44/7 का जब पलटी करेंगे तो ये हो जाएगा 7/44, ठीक है। तो यहाँ त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए 44 ऊपर में, 44 नीचे में, ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह बेलन की जो त्रिज्या है वो मिल गया 7 सेंटीमीटर। और प्रश्न में बोला गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh, 2πr गुणित h, 2πrh, जिसमें से 2πr ये तो आधार की परिधि है, बेलन के आधार की परिधि, h मतलब ऊंचाई। तो क्या सवाल में आधार की परिधि दिया है? हाँ, सवाल में दिया है। आधार परिधि कितना है, 44, और ऊंचाई दिया गया है 10, दोनों का गुणा कर देंगे। तो इस तरह बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया कितना, 444 वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ आप जान गए, ठीक है। ये 2 आपका वृत्ताकार ऊपर छोड़ने के बाद ये जो आपका जो घेरा वाला मिला है, ठीक है, आपका ये, तो ये आपका कहलाएगा वक्र पृष्ठ। फिर इसी प्रश्न में बोला गया है आपका बेलन का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए आपका बेलन का उदाहरण, जैसे देखिए पानी का ड्रम, ठीक है, तो आयतन क्या हुआ, किसी भी ड्रम में या जो बेलन है उसमें जितना द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ भरा जाएगा, जितना समा सकता है, ठीक है, आपका वो कहलाएगा उस बेलन का या ड्रम का आयतन, ठीक। तो ये जो बेलन का आयतन का सूत्र होता है वो πr का वर्ग h होता है।
और पाई आर का वर्ग, तो पाई आर का वर्ग कहलाता है आधार का क्षेत्रफल बेलन का, और एच मतलब ऊंचाई। तो पाई आर का वर्ग गुणित एच, तो पाई का मान 22/7, आर का वर्ग, तो आर का मान प्राप्त हुआ है 7। ठीक है, तो आर का मान आपका 7 का वर्ग गुणित 10 का 10, 7 का वर्ग है मतलब 7 गुणित 7 लिखेंगे, 7 7 ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया। तो क्या प्राप्त हुआ 22 गुणित 7 गुणित ये 10, तो 22 गुणा 7 करेंगे 1000 कितना 154 आएगा 22 गुणा 7 करने पर। गुणा आपका 10 जब गुणा करेंगे तो 154 गुणित 10 करेंगे तो आंसर आएगा 1540। चूँकि आयतन ज्ञात किए और आयतन का जो आपका मात्रक होता है वो घन इकाई होता है, और यहाँ इकाई किस में नापा गया सवाल में, सेंटीमीटर में। तो अतः दिए गए लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 440 वर्ग सेंटीमीटर और बेलन का आयतन 1540 घन सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न दूसरा। यदि एक घन की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा आकाशीय विकर्ण की लंबाई करणी 141 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ नाम आया है घनाभ का, क्या नाम आया है, घनाभ। और ये जो घनाभ जो है ना वो आयताकार होता है, मतलब आयत से बना है। ठीक है, जैसे देखिए ये आयत, पहले एक डिब्बा और ये नीचे में एक डिब्बा। ठीक है, और उसके बाद जो कोना कोना है ना तिरछा, उसको मिलाएंगे, जैसे इस कोने को उस कोने से मिल गया, वैसे ही इस कोने वाले को उससे मिला देंगे। ठीक है, और ये वाले को उससे मिला देंगे और ये वाले को इससे। तो इस तरह आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है घनाभ। क्या है, घनाभ। और घनाभ में क्या क्या दिया गया है, वहाँ दिया गया लंबाई, लंबाई को ए से मान लिए, तो ये जो आपका नीचे वाला जो है ये लंबाई हो गया ए का मान। और फिर दिया गया है चौड़ाई, तो ये वाला जो बी चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई, ऊंचाई को यहाँ सी से दर्शाया गया है, और ये वाला होगा ऊंचाई, ये वाला क्या होगा, ये ऊंचाई। इसी ऊंचाई का मान प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ एक नाम दिया गया है आकाशीय विकर्ण। कौन से विकर्ण, आकाशीय विकर्ण। तो यहाँ देखिए आपका ये जो आपका ये बन रहा है ना, इसको देखिए। ठीक है, ये नीचे वाला जो आयत है वो ज़मीन का सतह हो गया। उदाहरण के लिए कमरा ले लीजिए। ठीक है, ये ज़मीन की सतह हो गया, तो ज़मीन के एक कोंटे जो नीचे वाला सतह से वो उस ऊपर, इस नीचे वाले सतह से कहाँ, उस छत के ऊपर कोंटे में ले जाना है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आकाशीय विकर्ण। छत के ऊपर वाला सिरा ना, ये कहलाएगा कौन सा विकर्ण, आकाशीय विकर्ण कहलाएगा। तिरछा देख लिए। ठीक है, तो घनाभ का आकाशीय विकर्ण का सूत्र होता है करणी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। करणी के अंदर में आकाशीय विकर्ण का दिया गया है मान करणी 141, ए का मान 10 वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, बी का मान दिया गया है 4 उसका भी वर्ग, सी का मान नहीं दिया गया। घनाभ की ऊंचाई कहाँ दिया गया, नहीं दिया गया है। अब यहाँ करणी आप देख रहे हैं, ये क्या है, करणी। करणी देख रहे हैं, यदि करणी को हटाकर मतलब लिखना चाहें तो करणी को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं, 1/करणी 2। तो यहाँ पर भी करणी लगा है, इसको भी हटाकर क्या लिख सकते हैं, 1/2। करणी को हटाकर क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे, चूँकि समीकरण ये बराबर के चिन्ह है ना, हाँ, तो समीकरण है तो समीकरण के दोनों पक्षों में हम, ठीक है, समान संख्या का कुछ भी जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी घात वगैरह सब लगा सकते हो एक जैसा। तो यहाँ नीचे में क्या दिया गया है, 2। तो ये नीचे वाला जो 2 है ना उसको हम हटाना चाह रहे हैं। इस कारण क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, चूँकि यहाँ 2 है तो हम दोनों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का घात लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ 3 रहता है, मान लीजिए अगर 3 रहता है ना, इधर दोनों जगह, इधर भी 3 नीचे में 1/3 तो हम पूरे घात क्या करते, 3 लगाते। ठीक है, और 3 को बोलते हैं घन, लेकिन अभी यहाँ नीचे में 2 है ना तो हम वर्ग लगाएंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ इसका भी घात 2, इसका भी पूरे घात कितना, 2। फिर घातांक का नियम है, घातांक का कौन सा नियम है, ठीक है, यदि एक घात दिया है, x घात m, एक घात दिया है और कोष्ठक लगाने के बाद एक और घात हो तो डबल घात होने पर हो जाता है उन दोनों घातों का गुणा। क्या हो जाता है, गुणा। तो देखिए यहाँ 1/2 और वहाँ जो 2 है उन दोनों का गुणा हो गया। यहाँ पर भी यहाँ जो पूरे घात 2 1/2 और वहाँ जो 2 है उनका भी क्या हो गया, गुणा हो गया। ठीक है, अब आपका ये 2 नीचे वाला, 2 ऊपर वाला कट गया, नीचे वाला ऊपर वाला कट गया। तो इस तरह आपका यहाँ 141 पूरे की घात कितना बचा, 1। और घात 1 मतलब 141 एक बार ही रहेगा। जैसे 5 की घात 1 मतलब 5 ही रहेगा।
5 घात 1 मतलब क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो वैसे ही आपका ये 141 हो गया, और यहाँ आपका वैसे 2 2 कटा तो 1 बच गया, तो अंदर वाला जो बचा वही बचेगा। तो ये हो गया 141, और ये आपका 116। ये कैसे कैसे आया है, 10 का वर्ग 100 हो गया, 4 गुणे 4 16 हो गया ना, ठीक है। तो 16 और आपका 100 को जोड़ेंगे, 100 और 16 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 116। सी का वर्ग 116 यहाँ धन में, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ऋण में। तो इस तरह सी का वर्ग बराबर हो जाएगा 141 ऋण 116, जब घटाएंगे आ जाएगा कितना 25। तो सी का वर्ग बराबर प्राप्त हो गया है 25। और ये जो 25 है वो क्या किसी का वर्ग है, हाँ 25 को है 5 गुणित 5 अर्थात 5 का वर्ग है। तो जैसे करने वाले में जोड़ा बनता है, यहाँ करने में कुछ नहीं क्या छिपा है 2, जैसे जोड़ा बनता है उसमें से एक क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो इस तरह सी मतलब आपका घनाभ की चौड़ाई, तो सी का मान हमें प्राप्त हो गया 5। चलिए देखते हैं प्रश्न तीसरा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यहाँ 2 गोला दिया गया है तो गोले का आपका त्रिज्या रहेगा ही, ठीक, जैसे वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ गोला कैसे बनता है, जैसे वृत्त का उदाहरण देखिए, वृत्त का उदाहरण क्या है, चूड़ी, और जो गेंद, ठीक है, वो गेंद किसका उदाहरण है, गोले का, ठीक है। तो वृत्त को ही जब व्यास के परिता क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से घुमा दिया जाएगा, तब वो बनता है गोला। तो 2 गोला दिया गया है, तो माना पहले गोले की त्रिज्या r1 हो गया, दूसरे गोले की त्रिज्या r2 हो गया, ठीक है। और प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है कि इन्हीं दोनों गोलों का जो आयतन का अनुपात है वो कितना दिया गया है, 64:27, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो गोले का आयतन दिया गया है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r घात 3, जहाँ r क्या है आपका त्रिज्या है। तो यहाँ 2 गोले की बात चल रहा है, तो दोनों गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन बराबर दिया गया है 64/27। गोले का आयतन सूत्र 4/3 पाई r घात 3 हम ऊपर में भी लगाएंगे और नीचे में भी, ठीक है। और चूंकि पहले गोले की त्रिज्या क्या है r1, तो यहाँ जो r आया उसकी जगह में r1, दूसरे गोले की त्रिज्या r2, ये हो गया 64 बटे कितना आपका ये 27, ठीक है। अब r1 घात 3 r2 घात कितना 3। अब ये जो 64 दिया गया है, क्या दिया गया है 64, इसमें भी घात कितना लगा है, r1 घात 3 r2 की घात 3, ठीक, घात 3 लगा है ना। तो वैसे हम ये 64 और 27 को ऐसा कौन सा अंक है जिसका हम 3 बार मतलब घात 3 मिले इस रूप में लिखना चाहते हैं। तो 64 को जब आप 4 गुणा 4 जब करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 64। वैसे 27 तो 3 गुणा 3 करेंगे क्या आ जाएगा 27। तो इस तरह हम लिख सकते हैं r1 बटे r2 पूरे घात 3, चूँकि दोनों में घात 3 लगा है। और ये भी कितने बार आया है, 4 भी 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है, कुल मिलाकर 4 और 3 पूरे की घात क्या लग जाएगा 3, चूँकि दोनों 3 बार ही आए हैं। तो इस तरह आपका देखिए इसका भी घात 3 इसका भी घात 3, तो घात जब समान है तो हम कर लेते हैं आधार की तुलना। घात समान हो तो आधार की तुलना करने पर तो अंदर में क्या रह गया, ऊपर वाले घात बोलते हैं और अंदर वाले को आधार। तो नीचे का आधार क्या है यहाँ r1 r2 ये, और इसका आधार कितना है 4/3। तो ये बन गया समीकरण पहला। r1 बटे r2 का मान कितना मिल गया 4/3। आवश्यकता पड़ने पर इसका मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। ज्ञात करना है दिए गए गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो सूत्र देखते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r की घात 2। तो चूंकि यहाँ 2 गोले हैं, दोनों का अनुपात, तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र ये वाला ही लगाएंगे, दोनों में यही वाला सूत्र लगेगा। चूंकि पहले गोला वो लगे हैं तो पहले गोले की त्रिज्या क्या था r1, तो r1 हो जाएगा, और दूसरे गोले की त्रिज्या क्या था r2, तो यहाँ नीचे में क्या लगाएंगे r2, ठीक है। अब देखिए 4 पाई ऊपर नीचे में है और बीच में गुणा का चिन्ह, तो एक जैसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह मिला r1 की घात 2 r2 की घात 2, तो r1 घात 2 r2 की घात 2 बच गया है। यहाँ इसकी भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, मतलब पूरे की घात 2 है। पूरे घात कितना है 2। समीकरण 1 में r1 r2 का मान क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। उसी r1 और r2 का मान क्या करेंगे, हम यहाँ रख देते हैं। तो r1 और r2 का मान क्या प्राप्त हुआ था 4/3 उसका अनुपात, तो उसको रख देंगे। चूँकि यहाँ पूरे की घात 2 मिला है,
घात 2 लगा है मतलब उसका कितने बार गुणा, 2 बार। तो 4 का भी 2 बार गुणा, 3 का भी 2 बार गुणा। तो 4 गुणा जब 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 3 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अतः दिए गए गोले के आपका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16 अनुपात कितना होगा, 9। चलिए देखते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा देखिए, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। पहला वाला आयतन है, दूसरा वाला वक्र पृष्ठ। बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दिया है बेलन का आयतन 24,750 घन सेंटीमीटर। तो ये जो आयतन है बेलन का आयतन, उसका सूत्र होता है पाई आर का वर्ग एच। तो ये मान समीकरण पहला बन गया। और बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है 3,300। तो वक्र पृष्ठ का भी सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। समीकरण एक पहले बन गया था, ये बन गया समीकरण दूसरा। ज्ञात क्या करना है हमें, सवाल में बोला गया है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। बेलन की त्रिज्या आर से दर्शाते हैं और ऊंचाई को एच से, ठीक है। समीकरण एक में 2 का भाग करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड उसको एक तरफ बटे में, और जो राइट साइड है उसको एक तरफ बटे में। तो यहाँ देखिए एच ऊपर में एच नीचे में, एच एच कट गया, बीच में गुणक चिन्ह है ना, एच एच कट गया, पाई पाई भी क्या हो गया, कट गया। तो आर यहाँ कितने बार है, आर की घात 2, आर 2 बार है, आर गुणित आर ऊपर में ना, और नीचे में आर 1 बार है। तो एक एक आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन ऊपर में आर 2 बार था, तो इस कारण ऊपर वाला आर बचेगा, और नीचे में क्या बच गया है, 2 बराबर आपका 1 शून्य यहाँ कट गया, 2,475 बटे कितना, 330। अब चलिए इसको क्या करते हैं, काटते हैं 5 के पहाड़े से। 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 33 में 30 गया तो क्या बचेगा, 33 में 30 गया तो 3 बचेगा, 3 इसको दे देंगे, ठीक है। फिर 5 छक्के 30, ये हो गया। 5 से ऊपर को भी कटाएंगे। 5 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि इसकी इकाई में क्या है 5 और इसकी इकाई में क्या है 0। यदि दिए गए संख्या की इकाई में 0 और 5 हो मतलब वो 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद ऊपर वाला कटाओ। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 24 का मतलब 4 बच गया, 4 इसको, ये बच गया 47, 5 निया 45, 2 बच गया, 2 इसको दे देंगे, ये बन जाएगा 25, फिर 5 25। तो इस तरह क्या प्राप्त हुआ, 495 बटे कितना 66। तो 495 बटे 66। तो r बटे 2 बराबर, क्या ये अभी भी और कट सकता है क्या, हाँ ये 3 के पहाड़े से कट सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो 6 और 6 जोड़ो, 6 6 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है। 9 और 4 13, 13 5 18, 18 भी 3 के पहाड़े में आता है। 3 से भाग देने का नियम है विभाज्यता का नियम। दिए गए संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या मिलता है यदि वो 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से वो संख्या जो दिया गया है वो विभाजित होगा। जैसे 6 6 12 हुआ, 6 6 12, तो 12 जो है क्या 3 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है ना 3 के पहाड़े में। तो चूँकि 3 के पहाड़े में आ रहा है तो ये जो 66 है ना वो 3 से विभाजित होगा। तो वैसे ऊपर वाले को भी चेक किए तो 9 4 13, 13 5 18, इसका भी योगफल कितना आया 18 आया। क्या 3 पहाड़े में 18 आता है, हाँ मतलब ये 495 भी 3 से भाग चला जाएगा। तो चलो भाग करते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, 1 बच गया। 3 छक्के 18, फिर 1 बच गया, 1 इसको, 3 पंचे 15। तो यहाँ मिला 165 बटे कितना 22, ठीक है। और हमें मान ज्ञात करना है किसका, आर का। आर क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ देखिए 2 का क्या हो रहा है भाग, आर बटे कितना है आपका 2 है, 2 का यहाँ भाग हो रहा है। जैसे ही पक्षांतर करेंगे ना तो यहाँ 2 का भाग, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा गुणा। तो आर बराबर, काटो देखो ऊपर नीचे कट सकता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इस तरह 165 गुणित, ये देखो 165 गुणित 1, तो 165 एकम 165 ही रहेगा एक बार गुणा करने पर, और नीचे में 11 का 11। तो आर बराबर किसके बराबर, आर बराबर 11 के पहाड़े में देखिए, 11 के पहाड़े में पढ़िए आपका 16 से ज़्यादा ना हो तो 11 एकम 11, तो 16 में 11 गया तो 5 बचेगा, 5 इसको, 11 पंचे 55।
तीसरा आर जो त्रिज्या है, ठीक है, उस त्रिज्या का मान, ठीक, किसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना मिल गया, 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या। इसी जो त्रिज्या मिला है उस आर का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या था, 2 पाई आर एच बराबर 3300। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान मिला है 15, एच का एच बराबर 3300। तो यहाँ देखिए 22 गुणा 2, सब जगह गुणा का चिन्ह है। गुणा कैसे होता है, अंश का अंश में और हर का हर में। तो यहाँ 22 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 44। 15 का 15, एच का एच, 7 का 7, नीचे में है वो। अब यहाँ देखेंगे 7 का क्या हो रहा है, भाग। अगर यहाँ 7 का भाग हो रहा है और जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो वहाँ हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो 7 का वहाँ हो जाएगा 3300 के साथ गुणा। हमें ज्ञात करना है एच का मान, किसका मान, एच का। तो ये जो आपका 44 और 15 जो एक साथ है उसका एच के साथ क्या हो रहा है, गुणा। ये देखो गुणा चिन्ह है ना, तो 44 और 15 के यहाँ गुणा, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, सरल करेंगे, ठीक है। तो देखो किसके पहाड़े में आपको ये 44 33 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 0 0 भी है, मतलब 11 के पहाड़े कट जाएगा। 11 चौके 44, 11 तिया 33 और 2 शून्य है, 2 शून्य उतार दो। तो क्या क्या बचा ऊपर में बचा है 300 गुणित 7 और नीचे में 4 गुणित 15, ठीक है। तो देखिए ये 15 है, 15 के पहाड़े में देखो आपका 30 तो आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और ये शून्य का शून्य। तो ऊपर में 20 गुणित 7 का 7 और नीचे में बच गया है 4 गुणित ये 1, तो 4 एकम 4। तो h बराबर 20 गुणा 7। तो यहाँ देखिए 4 पहाड़े से कटा दो, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो यहाँ मिल गया है 5 गुणित 7 और नीचे में कितना, 1। नीचे में क्या मिल गया है, 1 मिला है, ठीक है। तो h बराबर हर में यदि 1 हो तो इसको आप छोड़ सकते हो, तो क्या 5 गुणित 7। तो इस तरह h बराबर बेलन की ऊंचाई 5 गुणा 7, 5 7 35। अतः दिए गए आपका बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना मिला था, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर मिला था क्या त्रिज्या, नहीं, आर का मान क्या मिला था हमें, 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 35 सेंटीमीटर। अतः बेलन की त्रिज्या इतना होगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न 5वां। यदि एक गोले का आधा अर्धगोला, ठीक है, जैसे आपका गेंद वगैरह से, ठीक, उसको काटते हैं, ठीक है, तो आधा हिस्सा लेना है गोले का। यदि एक अर्धगोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। दिया है अर्धगोले का व्यास, और चूंकि हम जानते हैं व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो हम त्रिज्या पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 का गुणा, तो वहाँ जाकर भाग, तो ये हो जाएगा 6 पहले से था, उसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6। तो इस तरह त्रिज्या का मान मिल गया 3 सेंटीमीटर। फिर बोला गया प्रश्न में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, क्या, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसी संपूर्ण पृष्ठ को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ठीक है, और आयतन भी ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई r की घात 2, ठीक है। तो 3 पाई r की घात 2, तो 3 पाई का मान होता है 22/7 और 22/7 क्या, 22/7, इसका मान कितना, 3.142 और यहाँ r का मान क्या मिला है, 3। तो चूंकि यहाँ r की घात 2 लगा है ना, तो 3 की घात 2 लगाएंगे। तो 3 की घात 2 अर्थात 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो यहाँ 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, ठीक है, तो इतना आएगा। फिर इसी का गुणा यहाँ सामने में 3 आया है, ठीक है, 3 सामने में 3 और था सूत्र के अनुसार, तो यहाँ जो दशमलव मिला उसमें 3 का गुणा और करेंगे। तो इस तरह गुणा करने के बाद उत्तर आया है 84.834। यहाँ गुणा करने के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा है,
तो इसका 3 से गुणा करने के बाद जो भी मिलेगा उसमें भी 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ देखिए एक नियम है, यदि अंतिम संख्या जो अंतिम अंक है कौन सा, यदि अंतिम अंक 5 या 5 से बड़ा हो, ये लास्ट वाला है ना, 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको हटा देते हैं और इसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। लेकिन क्या ये 5 या 5 से बड़ा गिनती है? नहीं है, तो हटा बच सकते हो, लेकिन सामने में 1 नहीं जोड़ा गया, ठीक है, नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया 84.83 वर्ग सेंटीमीटर। फिर प्रश्न में बोला गया है अर्धगोले का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r घात 3। 2/3 का 2/3, पाई का मान 22/7, r का मान क्या दिया गया है 3 प्राप्त हुआ है ना, r का मान 3, घात 3 का 3 कितने बार 3 बार, मतलब इस नीचे वाला जो आधार है उसको हम कितने बार लिखेंगे गुणा के रूप में 3 बार, 1 2 3 नीचे वाले को लिख दिए, ठीक है। पाई का मान 22/7 और 22/7 का मान कितना 3.142। 2/3 का 2/3 सूत्र के अनुसार था, ठीक है। यहाँ का 1 3 और वहाँ का 1 3, बीच में सब जगह गुणा चिन्ह है, तिरछा काट सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो, तिरछा भी, तो 3 3 क्या हो गया कट गया, तो क्या मिला 2 गुणित 3.142 गुणा कितना, यहाँ 2 3 बचा है, 3 2 बार ना गुणा करेंगे, 3 3 9, फिर 9 का गुणा करेंगे तो ये आया, फिर 2 से गुणा करेंगे तो देखो 2 से गुणा करेंगे तो ये आया। चूंकि यहाँ 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो जब 2 से गुणा हो जाएगा तो हम भी क्या करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो देखिए हमें क्या मिला है 56.556, ठीक है। यहाँ आपको दशमलव के बाद 3 अंक दिया है, उसको यदि हम दशमलव के बाद 2 अंक लेना चाहते हैं तो नियमानुसार देखो, यदि अंतिम अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको हटा देते हैं, सामने में 1 जोड़ देते हैं पहले वाले संख्या में। तो 5 या 5 से बड़ा है, हाँ है, तो उसको देखो 6 है ना, 5 या 5 से बड़ा रहना चाहिए, तो उसको हटा दो और सामने में 1 जोड़ दो, तो 5 में 1 जोड़ो 6। तो इस तरह आपका 56.5 और 6 घन सेंटीमीटर। अतः दिए गए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 84.83 क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ, और आयतन कितना प्राप्त हुआ है 56.56 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह असाइनमेंट का 5 प्रश्न कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।